नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक चौरसिया और हमारी संसद में आपका एक बार फिर स्वागत है। देश में प्रजातंत्र का सबसे बड़ा त्योहार चल रहा है और इस सबसे बड़े त्योहार को मनाने के लिए इंडिया न्यूज परिवार भी आपके साथ है। मुद्दों पर बात होनी चाहिए। राजनीति तो होती ही रहती है, लेकिन मुद्दे चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए मुद्दों पर बात करने के लिए हमने ये फोरम चुना है जिसका नाम है हमारी संसद। हमारी संसद में हम उन तमाम मुद्दों की बात करते हैं जो आपसे सरोकार रखते हैं, आपसे सीधे जुड़े हुए हैं। और इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं आंतरिक और बाह्य सुरक्षा पर, क्योंकि अगर आपको अपने घर में चैन से सोना है तो सरकार को मुस्तैद रहना होगा, हमारे पुलिस को मुस्तैद रहना होगा, साथ ही साथ हमारी सेनाओं को मुस्तैद रहना होगा, पैरामिलिट्री फोर्सेस को मुस्तैद रहना होगा। पिछले 10 साल में यूपीए ने क्या किया, बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो क्या करेगी, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे पास एक्सपर्ट का एक बड़ा पैनल है, साथ ही साथ बीजेपी से है हमारे साथ राष्ट्रीय सचिव रामेश्वर चौरसिया और कांग्रेस से है हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता दीपक अमीन। जैसे कि हमारी परंपरा है, हम सबसे पहले विपक्ष को मौका देते हैं, इसीलिए 2 मिनट में रामेश्वर चौरसिया जी से कहूंगा कि वो राष्ट्रीय मसलों पर जो आंतरिक और बाह्य सुरक्षा है उसके मद्देनजर भारत जिन चैलेंजेस से गुजर रहा है उस पर 2 मिनट अपनी बात रखें। देखिए दीपक जी, मैं समझता हूं कि एक राष्ट्र में जब मजबूत नेतृत्व हो और मजबूत डिफेंस फोर्स हो तभी हम बाहर के चैलेंज को स्वीकार कर सकते हैं अच्छी तरह से, और बाहर के लोग भी हमारी तभी इज्जत करेंगे। कहते हैं ना कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर काम के पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो मैं समझता हूं कि हमने अपने घोषणा पत्र में भी दिया है कि डिफेंस को मजबूत करना बेहद जरूरी है। नहीं तो जिस तरह की ये घटनाएं पिछले दिनों घटी है, चाहे पाकिस्तान की तरफ से या चाइना की तरफ से, ये साफ दर्शाता है कि कहीं न कहीं 10 साल की जो यूपीए सरकार रही है, ये नेतृत्व की जो वैक्यूम था, लगा विदेशियों को भी लगा कि नेतृत्व बहुत वीक है, जिसके कारण ये सब हुआ। और जिस तरह से पिछले 7 साल तक कांग्रेस का शासन रहा, मैं मानता हूं कि अगर हम डीआरडीओ को मजबूत किए हुए, डिफेंस फोर्स तब हम मजबूत मानते जब डिफेंस इक्विपमेंट्स हम खुद बनाते, अपने यूज के लिए भी और बाहर एक्सपोर्ट के लिए भी। ये हम पे आरोप लगा रहे हैं, केवल आरोप हैं। मैं आपको तथ्य देता हूं, फैक्ट्स देता हूं, मैं केवल रेटरिक नहीं यूज करूंगा। 1998 से लेकर 2004 तक भाजपा की सरकार थी। इन 6 वर्षों में कितने टेररिस्ट एक्ट हुए इस देश में? 26,603। यूपीए की सरकार 2004 से 2013 के आंकड़े हैं, लास्ट ईयर के आंकड़े नहीं हैं ये। कितने टेररिस्ट एक्टिविटीज हुई हैं? 23,000 से लेके हम इसको लेके आए हैं 7,238, और ये 8 वर्ष में, 9 वर्ष में, इनके केवल 6 वर्ष में 23,603 थे। ये हमारी नीतियों के कारण है, ये हमारे प्रयासों के कारण है। बख्शी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, रामेश्वर जी, ऑब्जेक्शन है जी, जब भी बात होती है तो 2000 वो कंधार का जिक्र किया जाता है, जिसमें 162 लोग उसमें हाईजैक हुए थे और पूरे संसद में प्रधानमंत्री के आगे नारेबाजी हो रही थी। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं अपने कांग्रेस के मित्र को कि एक बेटी को आतंकवादियों ने 88 में 89 में वीपी सिंह की सरकार में मुफ्ती मोहम्मद सईद जो होम मिनिस्टर थे, एक बेटी को अपहरण किया, 4 आतंकवादी को छोड़े गए थे। उस समय भी हमने ये सवाल नहीं उठाया था, क्योंकि जब देश के जनता की हित की बात होती है तो हमें नहीं देखेंगे कि एक आतंकवादी को छोड़ रहे हैं तो क्या 162 लोगों की जान ले लेते हम। इसीलिए मैं कहता हूं कि जहां डिफेंस का सवाल है, जहां इस तरह की बात है, नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, तो कांग्रेस के मित्रों को भी 60 साल राज किए इस तरह के हल्की बातें नहीं करनी चाहिए। मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। वही इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट जब अमृतसर में रिफ्यूलिंग के लिए उतर रही थी, तब हमारे नौजवानों ने कहा था कि हम इसे ओवरपावर करके इन्हें काबू में ला सकते हैं। कहां थी इनकी निर्णायक सरकार? कह सकते थे हमारे नौजवानों को कि आप ओवरपावर कीजिए इनको, तब उन्होंने निर्णय कहां से आप ये न्यूज लाते हैं? कोई ऐसी सरकार नहीं होगी, कांग्रेस की भी ये सरकार नहीं होगी, यहाँ बैठे किसी लोगों की भी सरकार की बात करिए, कोई भी सरकार में नहीं होगा तो ये काम नहीं कहेगा कि अगर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज बचा सकते थे तो कहेंगे कि नहीं बचाओ। ये कौन सा तथ्य लेके आते हैं? ऐसी बात कहिए कि देश की जनता को विश्वास हो। जनता का विश्वास कांग्रेस खो चुकी है, तो इन आंकड़ों से देश नहीं चलता। देश चलता है, जनता देख रही है कि आप कर क्या रहे हैं। 10 साल की बात नहीं है, 60 साल की बात है। इसीलिए आज कांग्रेस कहीं लड़ाई में नहीं है
और किसी भी प्रदेश में डबल आंकड़ा नहीं कांग्रेस को आ रहा है। तो मैं कहता हूं कि आप 7 साल राज किए, इतने बौखला के बातें नहीं कीजिए नेशनल सिक्योरिटी पे, तथ्य के आधार पर कीजिए और सच्चाई के साथ कीजिए। ये एक दिन का मामला नहीं है। रामेश्वर जी, मैंने तो बहुत तथ्य दिए, आपने एक भी तथ्य नहीं दिया, आपने एक भी तथ्य नहीं दिया। पॉलिटिकल लड़ाई चलती रहती है, कोई तथ्य नहीं है इसमें, कोई तथ्य आपके दम नहीं है, आप आंकड़े लेके बैठते उसमें कोई दम नहीं है, सच्चाई कुछ और है। देखिए मैं मानता हूं कि नेशनल सिक्योरिटी की जब बात होती है तो कोई भी सरकार है, हम नहीं ब्लेम कर सकते। हाँ, सरकार की मजबूरी रही होगी। मैंने आपको बताया 162 लोग प्रदर्शन कर रहे थे पीए, तो क्या 162 लोगों की जान हम ले लेते एक आतंकवादी को छोड़ने के लिए? हम आतंकवादियों से फिर निपटते। मैं तो आपसे एक सवाल कहता हूं, हमारे यहां कहते हैं कि सांप जब फन फैलाता है तो उसको उसी समय कुचल देना चाहिए। जब आतंकवादी सर उठा रहे थे तो क्या कर रही थी देश की सरकार? उसी समय कुचल देना चाहिए था। उस समय भी हमारे पास बॉर्डर सिक्योरिटी के लोग थे, हमारे पास मिलिट्री थी। क्या कर रहे थे? आतंकवादी घटनाएं देश में बढ़ी कैसे, उसको अंदर आने कैसे दिया, उग्रवाद की घटनाएं बढ़ी कैसे? उस समय भी कांग्रेस की राज थी। आप 6 साल का रोना रोते हैं और हम आपको कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो अगले 2 साल में कोई आतंकवादी सर उठा करके इंडिया में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं कर सकता। वो तो हमने ऑलरेडी कर दिया है, अब आप आगे क्या करेंगे? हमने तो आंकड़े नीचे ले आए। हम आप तो 23,000 थे आपके समय, हमारे तो केवल 6,000 हैं। श्रीमान, आंकड़े आपने दिए हैं, आंकड़े कैसे कुकड़ होते हैं वो भी अपन जानते हैं। इसके अलावा एक मोटी बात सबको हमको जानना चाहिए कि आतंकवाद आपके टाइम, बीजेपी के टाइम पर ज्यादा हो गया या इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया, ये ज्यादा के लिए भी क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी रेस्पॉन्सिबल है या उस पॉलिटिकल पार्टी को इंटरनेशनल कम्युनिटी का कोई बिग ब्रदर सपोर्ट करके उसको बढ़ा रहा है? इसके बारे में स्पष्टीकरण क्या है? और इसके अलावा जैसे हम लोग देख रहे हैं कि आतंक, ये सब बातें हम हमारी डिफेंस के बारे में भी हम निर्णय ले पाते हैं। बीजेपी के टाइम पर एक निर्णय लिया गया था अटल जी ने कि हम हमला करेंगे पाकिस्तान पर, और उसमें पूरे हिंदुस्तान में जोश था कि अब सब जरूर सिखाएंगे, और बीजेपी में क्षमता थी, इसलिए सबको विश्वास भी था। हुआ क्या? पता नहीं किस बिग ब्रदर ने आकर के अटल जी को समझाया और अटैक नहीं हुआ। इसी तरह से मुशर्रफ के साथ में समाधान हो रहा था, बहुत सुंदर। पता नहीं कौन कान में आकर के आगरा में कुछ कह देता है और वो सहमति खत्म हो जाती है। तो क्या हम लोग इंटरनेशनल कम्युनिटी को बिग ब्रदर हमारे पीछे पड़ा हुआ है, जिसके कारण हम अपने निर्णय नहीं पा रहे, जिस कारण से आतंकवाद बढ़ रहा है? इसका स्पष्टीकरण दोनों पार्टियों के द्वारा जरूरी है। बख्शी जी, हमने दोनों पक्षों की बात सुनी। बात सारी ये है, जब नेशनल सिक्योरिटी की बात हो रही है, आर्म फोर्सेस की बात हो रही है, डेवलपमेंट की बात हो रही है, प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस की सरकार कब से चली आ रही थी, बीच में बीजेपी की सरकार भी आई, बात वहीं की वहीं रही। इसलिए क्योंकि हमारी सरकार ने शुरू से नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन लिखी ही नहीं है। 1995 में रैंड कॉर्पोरेशन ने बताना पड़ा था हिंदुस्तान को, और पार्लियामेंट दहल गई थी कि हिंदुस्तान की फौजों के पास डॉक्ट्रिन नहीं है, सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन नहीं है। इसीलिए आपको ये IC 814 की प्रॉब्लम आई, इसीलिए आपको कारगिल की प्रॉब्लम आई, चाइना 1962 की प्रॉब्लम आई, इसलिए क्योंकि आपको पता नहीं कि कब क्या करना है। हमारे सरकार के अंदर जो खामी है उसको हम छुपाने की कोशिश करते हैं और इलेक्शन करके दूसरी सरकार ले आते हैं। जो अंदर ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स खड़ी हैं उसको कोई नहीं देखना चाहता और उसको सॉल्व नहीं करना चाहता। जब तक हम उनको हटाएंगे नहीं, चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, बात वहीं की वहीं रहेगी। हमको ये प्रॉब्लम रहेगी। बिल्कुल सही बात बोली आपने, बिल्कुल सही। मिस्टर मित्रों, ये सब जानते हैं कि फॉर एग्जाम्पल दिल्ली पुलिस के आप केसेस लीजिए, ये माना गया है कि केस रजिस्टर नहीं होते हैं। क्यों नहीं रजिस्टर होते हैं? क्योंकि आप आंकड़े कम दिखाना चाहते हैं। क्या कांग्रेस के टाइम में ऐसे ही आंकड़ों से छेड़छाड़ की गई है? विच इज नॉट बियॉन्ड डाउट। जो आंकड़े दिए जाते हैं वो कहां तक रिलायबल है? दीपक, आपसे शुरू करते हैं, फिर बैकवर्ड क्वेश्चन लेते हैं। आपका क्वेश्चन एक्चुअली बहुत ही उचित है पूछना, लेकिन मैं केवल इसमें एक ही उत्तर दे सकता हूं, वो है कि जो भी बार पिछली सरकार या उसकी सरकार के पहले या जो भी है वही सेम बार आप बाद में भी लगाएं, तो चाहे आप कोई भी रेखा लीजिए, प्रोसेस तो लगभग सेम ही रहा होगा। अगर आपका आरोप है कि सरकार कम करना चाहती है तो वो सभी सरकार कम करना चाहेंगी। तो मैं उसका तो जवाब तो मैं यही दे सकता हूं कि नहीं, ये हम कांग्रेस पार्टी की नहीं करती है।
और मैं इस विषय पे बीजेपी पे भी आरोप नहीं लगाना चाहता क्योंकि मुझे पता नहीं है, लेकिन जो भी वो है हर सरकार करना चाहेगी या नहीं करना चाहेगी, कंसिस्टेंट होगा। तो रिलेटिवली स्पीकिंग अगर वहां से आंकड़े कम हुए हैं तो उसमें कुछ तो हमें मानना पड़ेगा। रामेश्वर जी, बड़ा सवाल वहां से पूछा गया था, बड़ा सवाल वहां से पूछा गया था कि मौलाना मसूद अजहर ने आखिरकार कितने लोगों को मारा। देखिए, अगर हमारा अभी पड़ेगा, आज से नहीं, हम पहले से बोलते आ रहे हैं कि ये टेररिस्ट को पकड़ करके बिरयानी क्यों खिलाया जाता है, मुझे आज तक समझ में नहीं है। हमारे घोषणा पत्र में साफ लिखा है कि अगर टेररिस्ट पकड़ा जाता है, अगर कसाब जैसी उसको फांसी दे गई होती, ट्रायल हो चुका होता, तो न उसको छुड़ाने के लिए हमसे कोई प्लेन हाईजैक ही नहीं करता, तुरंत उसका निदान होना चाहिए। आगे टेररिस्ट है, देशद्रोही है, उसके लिए क्यों इतना समय जाया करना है। हमारे घोषणा पत्र में हमने साफ साफ लिखा है। आपने एक बहुत वैलिड सवाल पूछा कि ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस, आप देखिएगा, हमने साफ कहा है कि मिलिट्री मिनिस्ट्री में, डिफेंस मिनिस्ट्री में मिलिट्री एक्सपर्ट्स को उतनी ही प्रमुखता से शामिल किया जाएगा डिसीजन मेकिंग में जितना ब्यूरोक्रेट करते हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेट से ज्यादा वो एक्सपीरियंस होते हैं, उसको जानते हैं। ये हमारे घोषणा पत्र में है और इसको हम करेंगे, क्योंकि मैं मानता हूं कि चाहे पार्टी कोई भी हो, अगर देश सुरक्षित है तो हम सभी सुरक्षित हैं, ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है। लेकिन आज तक डिफेंस को नेग्लेक्ट किया गया है। हम तो डिफेंस में साहब पैसे लाख से ऊपर करोड़ देते हैं, खर्च तक नहीं होता है, कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस में फंस जाता है। उसके लिए आपको तो हम दोष भी नहीं दे सकते क्योंकि आप डिसीजन मेकिंग में है ही नहीं। इसीलिए मैं मानता हूं कि जितनी एक खामियां हैं हमने उजागर किया है और उसको हम करें। दीपक, यहाँ पे बड़ा सवाल, मैं दो चीजें कहना चाहता हूं। बड़ा सवाल यहाँ पर कि इस डॉक्ट्राइन के लिए क्या किया जाएगा, जिसको लेकर मैं रामेश्वर जी ने दो मुद्दे उठाए हैं। एक है ये बिरयानी का। रामेश्वर जी को जानना चाहिए, शायद उनके पास कोई आरटीआई के द्वारा ये मिला होगा कि उनको बिरयानी दी गई है, क्योंकि मुझे तो ये जानकारी है नहीं। लेकिन इनको जानना चाहिए कि भारत राष्ट्र में और पाकिस्तान में और अन्य छोटे छोटे जो मिलिट्री स्टेट्स हैं उनमें बहुत अंतर है। हम जब किसी अपराधी को पकड़ते हैं तो हम जिस तरह से आप लोग यहाँ पे सब संसद के तहत आए हैं, उसी तरह हम हमारे कानून के तहत, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान के तहत उसको ट्राई करेंगे। हम उसको यह नहीं कि पकड़ लिया, जेल में ले गए और वहां पे फेक एनकाउंटर कर दिया। ये हमारी न परंपरा है न हमारी इच्छा है, ये हम नहीं करना चाहते। दूसरी बात, ये कहते हैं जल्दबाजी करनी चाहिए। क्या इन्हें पता है कि उस एक साल में जब वही अपराधी जेल में था तब उससे हमने और बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाली? क्या इन्हें पता है कि हमने सारे देश को एक संदेश दिया कि हम एक बनाना रिपब्लिक नहीं है, हम यहाँ पे कानून के तहत काम करते हैं। चाहे आपको टीवी के माध्यम से लगता होगा कि ये तो ऑब्वियस कानूनी है, इसको चलो चढ़ा दो फांसी पे, लेकिन हमारे इस देश की एक प्रक्रिया है, एक कानून के तहत हम काम करते हैं यहाँ पे। ये जरूरी है और ये इस ढांचे को नष्ट न करें हम, ये बहुत ही जरूरी है। इसीलिए हमारा रिपब्लिक है, हमारा गणतंत्र है, वो आज कायम है। एक लाइन में मैं इसका जवाब दे दूं। आप सभी को पता है, इस देश को पता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कि फांसी दे दी जाए, कसाब को फांसी तब दी गई जब पब्लिक प्रेशर पड़ा, हमने मांग की। वही जो अफजल गुरु फांसी ही नहीं दे रहे थे। अगर टेररिस्ट के नाम पर उसको धर्म के आधार पर देखेंगे और वोट बैंक की नजरिया से देखेंगे तो ये कभी नहीं हो सकता हिंदुस्तान में। इसीलिए मैं कहता हूं हर पार्टी को कि टेररिस्ट है, आतंकवादी है, उसका धर्म जाता मजहब नहीं होता है। चाहे वो देश का ही उग्रवादी है, देश का ही आतंकवादी है, उसके साथ भी सख्ती से निपटना पड़ेगा, क्योंकि बाहर से आने वाला आतंकवादी जितना खतरनाक नहीं है उतना देश के अंदर बैठा आतंकवादी खतरनाक है। देख लीजिए भटकल का, अगर भटकल पाकिस्तान का आया होता तो इतना सेफली हिंदुस्तान में रह करके ऐसे बम ब्लास्ट नहीं कराता। तो ये सब ज्यादा खतरनाक है। इसलिए इसको दूसरे अपना चश्मा ठीक करना होगा सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे रीजनल पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो। इसीलिए बीजेपी इसमें कोई राजनीति नहीं करती। हमारा मानना है कि अपराधी अपराधी, आतंकवादी आतंकवादी, अपराधी अपराधी है। आरएसएस सिंह साहब, मैं आपके पास आऊं उससे पहले, हो चाहे बीजेपी हो, इसलिए बीजेपी इसमें कोई राजनीति नहीं करती। हमारा मानना है कि अपराधी अपराधी, आतंकवादी आतंकवादी, अपराधी अपराधी है। आरएसएस सिंह साहब, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं कमर आगा साहब के पास जाना चाहूंगा। कमर आगा साहब, बड़ा सवाल ये कि हमने इन सालों के अंदर ये भी देखा कि शहीद हेमराज जैसे व्यक्ति का सर कलम कर दिया पाकिस्तान ने। ये सेना पर कितना मनोबल डालता है और इसमें सरकार की कितनी गलती मानते हैं आप? मैं समझता हूं कि हम लोग को आपस में तू मैं नहीं करना चाहिए। ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है और नेशनल सिक्योरिटी के अंदर एक कंसेंसस होता है हमेशा से, आजादी के बाद से लेके अब तक।
और कई बार लैप्सेस भी होती हैं, इस किस्म की कमियां भी आती हैं। इसलिए कि इस तू मैं से मैंने ये देखा है कि सेना का मनोबल भी कमजोर होता है और एक बहुत लोगों के अंदर भी बड़ी वो हो जाती है, आम जनता के अंदर भी इसकी तरफ से कॉन्फिडेंस लूज करने लगते हैं। ये एक छोटा सा देश हमें रोज आंख दिखाता है। क्या हमें कुछ पॉलिसी नहीं ऐसी बनानी चाहिए, ऐसी वहां सेना को मजबूत नहीं करना होगा कि वो हमसे डरे कि हम उसके लिए खतरा है। अब हमको लगता है कि वो हमारा सर काटता है, हम डिफेंसिव हैं, हम कहते हैं कि नहीं हम बातचीत करके ठीक है सुलझा देंगे। डर इसको होना चाहिए कि अगर हम कुछ कर दिए तो कल बहुत बड़ा खतरा हमारे लिए है, कि इसके लिए कुछ नीति और पॉलिसी और मजबूती इसके लिए बनानी पड़ेगी, ताकि देश की जनता को यह भरोसा हो कि हाँ हमारी सरकार अब मिलिट्री ऐसी है कि तुम्हें एक सर कलम करोगे तो 1000 सर कलम करने की हम ताकत रखते हैं। ये दीपक, ऐसा संभव है जब दोनों न्यूक्लियर नेशंस हो? देखिए, ये कहने में तो बहुत आसान है कि अगर आप हमारा 1 मारेंगे तो हम आपका 10 मारेंगे, हम आपके 10 मारेंगे तो आप हमारे 100 मारेंगे, हम आपके 100 मारेंगे। तो ये तो एस्केलेशन का इशू है, ये मैच्योरिटी का लेवल नहीं है। यस, हमें सख्ती दिखानी है। यस, आज की तारीख में पाकिस्तान को पूरी तरह से पता है कि हमारी क्या काबिलियत है, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। नॉट ओनली एक व्यक्तिगत देश के रूप में, बट इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर के रूप में भी हमारे एलाइज भी हैं। ऐसा नहीं है कि भारत देश अकेला है। लेकिन अगर हम आंख बंद करके कहेंगे कि आपने 1 मारा तो हम 100 मारेंगे, वो सबको पता है, वो कहने में बहुत आसान है, ये मैच्योर नीति नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, और ये आरोप मैं बीजेपी पे नहीं लगाना चाहता कि वो ये करते हैं ऐसा, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में भी उन्होंने यही मैच्योरिटी दिखाई थी। और ये देश के लेवल पे, जैसे कि आपने कहा सर, कि देश के लेवल पे हम मैच्योरिटी से काम करते हैं, न कि केवल छाती ठोक के जाके लोगों को भड़काना और उसके बेसिस पे काम करना, ये उचित नहीं है। और मैं आप ये भी कहना चाहता हूं कि हमारी जो सख्त नीतियां हैं, उसी के कारण पिछले 8-9 सालों में 3 मेजर उपलब्धियां हुई हैं इंटरनेशनल लेवल पे। एक, पाकिस्तान ने हमारे जो लोकल कश्मीर के लोकल इलेक्शंस हैं और लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको उन्होंने कबूला है, उन्होंने माना है, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है। दूसरी बात, 2008 के जो कश्मीर के असेंबली इलेक्शंस हुए, वो भी उन्होंने कबूल करना पड़ा उन्हें। और तीसरी बात, पहली बार ऐसा हुआ है जब हमारी नीतियों की वजह से, हमारे उनके साथ डायलॉग की वजह से और अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर की वजह से, पहली बार ऐसा हुआ है जब आसिफ जरदारी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहा है कि पाकिस्तान की जमीन पर आतंकवाद हो रहा है। ये कभी पहले नहीं हुआ है 60 वर्षों में। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये भी तब हुई है जब हमने मैच्योरिटी से काम किया है। केवल बंदूक लेके अगर हम सेना को भेज देंगे तो ये ऐसी उपलब्धियां नहीं होती हैं। RSN सिंह साहब, आप इस व्यू से सहमत हैं? तो मेरे ख्याल से जो हमने 2 कैंप देखे यूपीए में, सारे सुरक्षा के मुद्दों को लेके, मसलन सियाचिन ग्लेशियर का ले लीजिए, 2 कैंप्स थे। एक कैंप इवन विदाउट पनिशिंग पाकिस्तान वो कह रहा था कि सियाचिन से हटा लो ट्रुप्स को, और आज का अखबार में वो संजय बारू के बुक में भी ये रिवील हुआ है कि वो कहते हैं कि मनमोहन सिंह चाहते थे कि आप वहां से ये कर लीजिए। हमारे जैसे लोगों ने उस पर प्रेशर डाला कि जब तक आतंकवाद नहीं खत्म होता है कहीं और कोई समझौता नहीं हो सकता है। दूसरा चीज, माओवादियों को लेके इनके यहां 2 कैंप था। एक कैंप मनमोहन सिंह और चिदम्बरम का था। मनमोहन सिंह ने कहा कि यह देश के लिए सबसे बड़ा, राष्ट्र के लिए खतरा है। चिदम्बरम साहब ने कहा बहुत ही कोजेंट एक्शन लीजिए। और एक कैंप शायद 10 जनपद पे था कि विनायक सेन को जब बेल मिला, उसके चंद दिन के बाद उन्हें प्लानिंग कमीशन के हेल्थ कमेटी का मेंबर बनाया गया। किसके प्रेशर में बनाया गया? नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के प्रेशर में बनाया गया क्या? ये मैं नहीं जानता हूं। तीसरा, टेररिज्म में इनके यहां 2 कैंप था। एक कैंप जो कहता था कि ट्रेड एंड टॉक्स कैन गो टुगेदर, टेररिज्म एंड टॉक्स कैन गो टुगेदर। एक कैंप 26 से 11 की भर्त्सना कर रहा था, और एक कैंप के लीडर मुंबई जाते हैं कुछ चंद महीनों के बाद, एक पुस्तक का विमोचन करते हैं, और उस पुस्तक का शीर्षक था 26 से 11 आरएसएस की साजिश। तो आप क्या कर रहे हैं? आप कंट्री का रिजॉल्व भी कर रहे हैं, और आप किस कंसेंसस की आप बात कर रहे हैं?
रही बात तीनों सेनाओं की, आप देखिए भारत के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि तीनों सेना में कुछ ना कुछ हुआ। वीके सिंह का एज राव लेके आर्मी में, एयरफोर्स में एक ऑगस्टा वेस्टलैंड का एक स्कैंडल हुआ। कुछ प्रतिशत कहते हैं कि किसी अमुक एयर चीफ ने वो किया, जो भी किया, एम्बेजल किया। बाकी 90% कहां है? तो आप वो 10% को इतना उछालने के पहले आपने कभी सोचा कि एयरफोर्स पे क्या असर पड़ेगा? तीसरी बात, आप कहते हैं बनाना रिपब्लिक। ये बनाना रिपब्लिक नहीं बना दिया है तो क्या बना दिया है कि 1 महीना हो गया है और आज तक आपका नौसेना का कोई एक चीफ नहीं आप सेलेक्ट कर पाए। ये एक नेवी एक डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि एयरफोर्स और नेवी है। साहब एक नेवल चीफ अगर या एयर चीफ जाता है, आधे घंटे में दूसरे का अपॉइंटमेंट होना चाहिए। तो ये किसके मैनिपुलेशन से हो रहा है? कौन सी ताकतें हैं? क्या आर्म्स लॉबी तो कहीं इतना ये नहीं हो गया है? और मेरा आखिरी ये कि आप लोग ज्यादातर लोग प्रॉक्सी वॉर का जो डायमेंशन है वो नहीं समझ पा रहे हैं। इन्होंने आंकड़े दिए, आंकड़े मैं आपको बताता हूं। यूपीए सरकार के आने के बाद टेररिज्म कश्मीर से ट्रैवल कहां कहां किया? जयपुर, सरोजनी नगर, अयोध्या, वाराणसी, अजमेर, पुणे, बेंगलोर। आप बताइए कि ये पैन इंडियन फिनोमिनन कब बना ये? और माओवादी जब इन्होंने टेक ओवर किया था तो कोई 100 जिलों से कम था, आज 232 जिले हैं। और ये लोग क्यों मर रहे हैं? आपने कभी इसका अंदाजा लगाया है? ये जो आपके सीआरपीएफ के जवान जो मर रहे हैं, आप इतने इन्योर्ड हो गए, ये इसलिए मर रहे हैं ताकि हम और आप अपना एडल्ट फ्रेंचाइज एक्सरसाइज कर सके। हमारे लिए कोई फुर्सत नहीं है उनके लिए। और तब देश का दुश्मन क्या कौन होता है? और ये बताइए साहब, और कितने पीएचडी करवा लोगे? जो स्टूडेंट था वो गाइड हो गया माओइज्म में। मेरी अगली सरकार चाहे आपकी हो उनकी हो, एक चीज मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि एक तो कश्मीर और माओवादियों पे पीएचडी अब से बैन कर देना, तभी कोई हल निकलेगा। बहुत ज्यादा हम लोग बोलते हैं, कुछ काम करके दिखाइए। देखिए उस पूरे रेड कॉरिडोर में 29 जिले ऐसे हैं जहां पे चैन का एक फ्रीडम का वो सांस नहीं ले सकते हैं लोग। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, लोगों ने गांवों से पलायन करके शहरों में चले गए हैं। तो ये आपका सारा सिक्योरिटी सिनेरियो है। और देखिए ये पाकिस्तान का प्रॉक्सी वॉर कहां पहुंचा। पटना में किसने ब्लास्ट करवाया? आप ही लोगों ने कहा, इंडियन मुजाहिदीन ने। इंडियन मुजाहिदीन किससे कंट्रोल होता है? लश्कर तोयबा से। तो क्या साहब अब पाकिस्तान ये तय करेगा कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? मेरे को इतनी ही बात कहनी थी, बाकी आप दोनों की समझ पे। मैं इसी पॉइंट पर एक ब्रेक लूंगा और ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे हम तब हम बात करेंगे नक्सलवाद की। हम बात करेंगे कि किन किन जगहों पर सुधार की गुंजाइश और बची है हमारी डॉक्ट्रिन में। और हमारे तमाम मेहमान हमारे तमाम एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए। का मामला हो, चाहे वो ऑगस्टा वेस्टलैंड की डील का मामला हो, उसमें किकबैक्स का मामला हो, चाहे सेना में खरीद का मामला हो, चाहे पनडुब्बी में आग का मामला हो, ऐसे कई सारे मामले दीपक अमीन साहब जिसको लेकर सेना हमेशा विवादों में रही और मोराल को लेकर कई सारी बातें होती रही। आखिरकार ऐसा क्यों? क्या मैनेजमेंट खराब था? AK एंटनी को तो नरेंद्र मोदी साहब ने यहां तक कह दिया कि वो पाकिस्तान के तरह बात करते हैं। देखिए, जहां तक उम्र का और एज का सवाल है, ये एक व्यक्ति के उम्र के ऊपर जो विवाद उठा, इसके बेसिस पे आप पूरी सेना पे आरोप लगाएं कि इसमें गड़बड़ है या इसमें कुछ इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है, ये तो उचित नहीं है। मुझे ये ठीक नहीं लगता। वो किसी एक व्यक्ति ने अपने एज के ऊपर, अपनी उम्र के ऊपर कोई इश्यू उठाया है, वो कोर्ट के अंदर था, कोर्ट को उसको तय करना था। वो मसला पूरा हो गया। इसको लेके पूरी सेना पे असर पड़ेगा, ये तो मुझे लगता नहीं है। हमारी सेना इतनी वीक नहीं है। दूसरा, आपने
आपको लगता है ऐसा? जब आर्मी चीफ का सवाल होता है तो सेना के मनोबल पर फर्क पड़ता है, चाहे वो कुछ भी सवाल हो। ठीक है, नहीं वो ठीक है, लेकिन सर वो मसला तो कोर्ट में था ना सर, उसको अब आप सरकार से तो जोड़ नहीं सकते। सही है, पर सरकार को उतना लंबा चौड़ा वक्त नहीं रहना चाहिए था। सर वो उसमें सरकार की बात ही नहीं है। नहीं, सरकार की बात है, कोर्ट का मामला है वो। उन्होंने तो रक्षा मंत्री को लिखा था, उन्होंने तो रक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखी थी, वो 6 महीने तक चिट्ठी रक्षा मंत्री के पास पड़ी रही थी। उस पर आर्मी चीफ की बात कर रहे हैं हम, किसी छोटे मोटे आदमी की बात नहीं कर रहे हैं। उस पर महीने 2 महीने में डिसीजन हो जाना चाहिए था। आपकी लेकिन कोर्ट का मसला है तो नहीं, कोर्ट में पहुंचने के बाद मैं चाहूंगा कि पिछले कुछ समय से ये भी देखा गया है कि आर्मी के अंदर बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइजेशन है, और उसकी वजह यह कि देखा गया है कि बहुत से टॉप आर्मी ऑफिसर्स आज उनका टर्म खत्म हो रहा है, अगले दिन वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन कर रहे हैं। ये एक बहुत सीरियस ट्रेंड है। नहीं, ये इस तरह के बात नहीं, बिल्कुल ये और दूसरी चीज, एक दो चीजें हैं। मैं देखिए, मैं एक सेकंड, 1 सेकंड, लेट मी कंप्लीट। ये स्टेटमेंट दी थी गाजियाबाद में। आप मुझे जो भी सेना अधिकारी है, आज वो सर्विस में कल रिटायर होकर क्यों नहीं ज्वाइन कर सकते हैं? नहीं, दे शुड ज्वाइन बाय ऑल मीन्स। कुछ एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, पार्ट ऑफ दिस कंट्री, टाइम फ्रेम होना चाहिए। जिनको लगता है ज्वाइन करना चाहिए, बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए सर, बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए। ज्यादातर लोगों को लगता है बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए, और ज्यादातर लोग नहीं, इसमें कोई, ये बहुत अच्छी बात है, वो लोग ज्वाइन करना। मैं समझता हूँ ये डिबेट का इशू है। मैंने एक बात रखी है, इस पर बातचीत होनी चाहिए। और दूसरी चीज ये कि सेना में भी करप्शन की रिपोर्ट सब आने लगी, और उसकी वजह से बहुत से लोग पॉलिटिक्स में भी जाने की बात करते हैं। ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, ये डिबेट का मसला है। मैं समझता हूँ इस पर सीरियस बात होनी चाहिए और इस मसले को उठाना चाहिए। इसमें आपका एक और उदाहरण है, होम सेक्रेटरी अभी जो रिटायर होकर राजनीति में ज्वाइन किया है, उसमें भी ये इश्यू गंभीर है और इस पे डिबेट होनी चाहिए। बिल्कुल, जहाँ पे देश की सिक्योरिटी का मसला है, जो आपके नागरिक अधिकार हैं, जो आपके नागरिक अधिकार को आगे बढ़ाएंगे, आप वो अधिकार कैसे? सर इसके बाद थापर साहब के बाद आप फिर सिंह साहब जी। कि लड़ाइयां हथियारों के साथ जीती जाती है, लड़ाइयां लड़ी जाती हैं हथियारों के साथ, लेकिन जीती जाती हैं आदमियों के साथ। ठीक है, मैं 1962 में सेना में आ गया था, उससे पहले मेरे पिताजी भी सेना में थे। 1962 में जो 63 में हमको राइफल मिली, वो आज तक चल रही है। आज जाके हमारी इंडिजिनियस राइफल, जो कि ऑलरेडी डिस्कार्ड के पॉलिसी में है, वो चल रही है। इसी तरह से MiG-21 उस जमाने में आए थे, आज तक चल रहे हैं, उनको फ्लाइंग कॉफिन्स कहते हैं। और बजट जो है नेशन का डिफेंस के ऊपर, वो कम किया जा रहा है। आप मुझे बताइए कि क्या हमारी सरकार 500 करोड़ रुपए नहीं खर्च कर सकती वन रैंक वन पेंशन को देने के लिए, जिसके लिए कि सारी सेना में उत्तेजित हैं, सारे रिटायर्ड ऑफिसर्स जो बैठे हैं यहां पे उत्तेजित हैं? क्यों नहीं कर सकते? फौज के मनोबल को किस तरह की चीजें इफेक्ट करती हैं, वो आप लोग इनसे जवाब चाहते हैं हम। जैसे कि आजम खान ने कह दिया, कितनी भड़काने वाली बात कही है। सेना में कभी ऐसी बात सोची नहीं हमने। ये कहना कि कारगिल की विजय एक जाति विशेष ने की है, ये बहुत खराब बात है। बिल्कुल इस तरह की बात से तो मनोबल गिरेगा ही गिरेगा। और ना हथियार आ रहे हैं, ना वैसे आप ध्यान रख रहे हैं सैनिकों का या एक्स सर्विसमैन का, तो आप किस बलबूते पे कह रहे हैं कि सेना बिल्कुल मजबूत है, चीन को भी मार देगी और पाकिस्तान को भी मार देगी? बख्शी, अब एक राउंड का जवाब हो जाए दोनों से, फिर मैं आता हूं, ओपन फोरम को ओपन करता हूं। दीपक अमीन साहब, बहुत सारे सवाल हैं यहां आपके लिए खासकर। आपने 2-3 बातें करी हैं। एक आपने कहा है कि वेपन्स और बंदूकें पुरानी हो चुकी हैं। इसके लिए मैं केवल यही कह सकता हूं कि पिछले 10 वर्षों में डिफेंस का बजट कम नहीं हुआ है सर, डिफेंस का बजट 2.5 गुना हो गया है। 154% की बढ़ोतरी हुई है। एग्जैक्टली मैं नंबर आपको दे रहा हूं, जो पार्लियामेंट में एक प्रश्न का उत्तर, 154% इंक्रीज, यानी कि 2.5 गुना बजट हो गया है। तो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। मॉडर्नाइजेशन जो पहले भी शायद किसी ने कहा था कि हम यहाँ पे भारत में क्यों नहीं कर सकते, डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी क्यों नहीं ला सकते, बिल्कुल ला सकते हैं। इसीलिए हमने
26% FDI उसमें डिफेंस में अलाउ किया है, ताकि हमको यहाँ पे हमारी लोकल इंडस्ट्री हमारी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सके। शायद पूरा नहीं, लेकिन 5 साल में 10 साल में ये शुरुआत है। तीसरी बात सर रामेश्वर जी ने भी कही थी कि एक छोटा सा देश है इजराइल जो हमारे से ज़्यादा आगे बढ़ा हुआ है, लेकिन रामेश्वर जी भी ये भी जानते हैं कि इजराइल आज नहीं पिछले 30-40 वर्षों में पूर्णतः 100% यूएसए के ऊपर निर्भर है। सारी फंडिंग इजराइल की यूएस से आती है। हम आत्मनिर्भर हैं और हमने हमारी आत्मनिर्भरता हमारे बलबूते पे, हमारी नीतियों पे, हमारी कार्यशैली पे, हमारे सब लोगों की जो क्षमता है उसके बलबूते पे किया है। चाहे वो न्यूक्लियर डील की हो, चाहे कोई भी हमने फॉरेन टेक्नोलॉजी लाए हो, वो हमारे टर्म्स पे हम लाए हैं। तो सर ऐसा नहीं है कि हमारा बजट कम हो रहा है, बल्कि हमारा बजट ज्यादा हो रहा है। आपने 1 रैंक 1 पेंशन की बात करी सर, इनफैक्ट 1 रैंक 1 पेंशन पास हो चुका है, पारित हो चुका है, वो इंप्लीमेंट हो जाएगा सर। कोई ऑर्डर नहीं आया कि सर वो पार्लियामेंट में पास होने के बाद 1 रैंक 1 पेंशन हो जाएगा। उसमें थोड़ा समय लगता है, जो प्रोसेस है वो है सर, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वो कर दिया है। लेकिन 10 साल लगे हैं, 10 साल। जो प्राउड ऑफिसर्स थे इंडियन आर्मी के और जवान जो थे 10,000 वहां पे भूख हड़ताल पे बैठे, आपको कुछ भी नहीं लगा कि सबने मेडल अपने वापस किए? आपको कुछ नहीं लगा कि ये लोग वही लोग हैं जिन्होंने आपको बांग्लादेश दिया था, यही लोग हैं जिन्होंने कारगिल में अपनी जान गंवाई है? आप उनको इतना सा नहीं दे सकते। सर आप जो बात कर रहे हैं मैं उसका जवाब तो क्या दूं, केवल इतना ही कह सकता हूं कि हमने किया है सर। रामेश्वर जी 2-4 सवाल आपने भी उठाए थे बड़े वैलिड। मैंने पहले ही बोला था कि देश में बैठा आतंकवादी जो गाइड हो रहा है पाकिस्तान से, वो ज्यादा खतरनाक है, उसको हम चिन्हित मिली। जैसे भटकल का बात आपने कहा, पटना के ब्लास्ट की बात, आपने सही मामला उठाया। 1 रैंक 1 पेंशन हम सरकार आते ही कर देंगे, आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए, हमारे एजेंडा में भी है। के में होना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं, ये तो हो गया। सुन लीजिए, ये तो कितने नियम बनाते हैं वो पास ही नहीं होता कितने साल से, हमको भी पता है कितना हो गया। अब छोड़िए इनसे बात, बहस का ये मामला नहीं है, मिलिट्री का मामला है। तो दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि सच्चाई ये है, आपने जो सही बात उठाया कि डिफेंस का बजट घटा, इस बार क्यों घटा? मामला यह है कि मैंने पहले ही कहा कि ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस में हम पैसे खर्च नहीं कर पा रहे। मॉडर्नाइजेशन में पैसे देते हैं, पैसे खर्च नहीं होते। आप देख लीजिए पिछला बजट होता, पैसे बच जाते हैं। तो इस बार सरकार ने बजट ही कम कर दिए। तो वही डिसीजन मेकिंग में जब तक आर्मी के लोग नहीं रहेंगे, जब आप सही चीजें वहां एक मिनट सर, एक मिनट, जब तक आप वहां नहीं बताएंगे, जैसे अभी आपने बताया, इसीलिए हमने बनाया है इस बार प्रोसेस एजेंडा में कि जितनी अहमियत दी जाएगी ब्यूरोक्रेट को, उतने आर्मी ऑफिसर्स को उस मिनिस्ट्री में डिसीजन मेकिंग में अहमियत दी जाएगी, बड़े बड़े। अब तीसरा रहा सेना वाला बात। एक बात बताइए, एज का मामला जनरल का, क्या आप बंद कमरे में बैठ के नहीं सुलझा सकते थे? आप कहां देश की धज्जियां उड़वा दी, महीनों तक कोर्ट जाना पड़े, इंटरनेशनल लेवल पर कैसी बदनामी हो रही कि क्या हिंदुस्तान है? सेना के जनरल किस विवाद में? करप्शन के विवाद में नहीं है, एज के विवाद में। मैं यहां पर आपको बता दूं, उन्होंने अपना नामांकन फाइल किया था अभी पार्लियामेंट के इलेक्शंस के लिए, उन्होंने वही डेट ऑफ बर्थ दिया है जो वो मेंटेन करते हैं। तो अगर वो गलत थे तो आप उसको आपसे मैं इसलिए सहमत हूं, वही मैं कह रहा था। नहीं, आपको मैं बता दूं, आपसे इसलिए मैं सहमत हूं क्योंकि जो डेट ऑफ बर्थ हम लोग भी पढ़ते थे ना, जो सर्टिफिकेट में है आप वही दे सकते हैं, नहीं तो कोई चैलेंज कर देगा। आप गलत लिख करके आप मुझे एक चीज बताइए, मेरा आपसे एक सवाल है, मेरा आपसे एक सवाल है। जब कारगिल की लड़ाई के बाद एक कमेटी बनी थी, इन्होंने कुछ पे चर्चा करी थी कि क्या होना चाहिए, तो उन्होंने कहा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होना चाहिए, CDS। वो आपकी सरकार ने नहीं करा, उसके बाद कांग्रेस ने भी नहीं करा। क्यों नहीं करा, हम ये जानना चाह रहे हैं। बाकी आप मुल्कों में देखिए ना कहीं एक संस्था होती है जो सरकार को अपना एडवाइस देती है। बिल्कुल, इन्होंने कारगिल के बाद ये इस निष्कर्ष पे पहुंचे थे कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होना चाहिए। हाँ। उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन छोटी सी बनाई थी जी, उसमें 20-30 अफसर अभी भी पोस्टेड हैं, पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अपॉइंट नहीं करा। क्यों नहीं करा बीजेपी ने, क्यों नहीं करा कांग्रेस ने? आपको इनमें से जवाब देंगे? आपकी बात से सहमत हूं कि बनते बनते समय बीत गया, हमारी सरकार चली गई, लेकिन जब हो गया था तो इनको कर देना चाहिए था। ये कुछ पूछ रहा था। सवाल है 5 दिसंबर को पिछले साल AK एंथनी साहब से यही सवाल पूछा गया कि CDS का गठन क्यों नहीं हो रहा है। जी जी। तो उन्होंने जवाब ये दिया कि इसमें पॉलिटिकल कंसेंसस बना रहे हैं। मिलिट्री के अंदर पहले कंसेंसस नहीं था, तो वो पिछले DK जोशी साहब ने ऐलान किया कि मिलिट्री में कंसेंसस हो गया चारों तरफ,
पॉलिटिकल कंसेंसस हो जाए तो सीडीएस बन जाएगा। तो एके एंथनी साहब ने बोला कि पॉलिटिकल कंसेंसस बनाने के लिए हमने सारी पॉलिटिकल पार्टी से पूछा है, लेकिन विपक्ष की जो पार्टियां हैं उन्होंने उस पर अपनी सहमति नहीं दी है। तो इसके ऊपर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये मैं उस एंगल से पूछ रहा हूं, जैसे आप बहुत अच्छी तरह बोल रहे हैं कि हम जो है देश की जो रक्षा सेवाएं हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, मॉडर्नाइजेशन करके इक्विपमेंट लाएंगे और डिसीजन मेकिंग में भागीदारी लाएंगे। तो इस सब के ऊपर जो सबसे अहम चीज है वो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिससे आपका प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर, जिससे आपकी स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, ये सब चीज स्ट्रीमलाइन होगी। तो मेरा कहने आपसे पूछने का ये मतलब है कि क्या इस बार भी ये उसी प्रकार से होगा कि एक ही सिक्के के दो पहलू और सिक्का खोटा जब आपकी सरकार बनेगी? तो देखिए, आप इसकी चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। जहां जहां हमारी सरकारें ने जिस तरह के हमने डिसीजन और फास्ट डिसीजन लिए हैं, इस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। और जिस तरह हमने प्रधानमंत्री का कैंडिडेट दिया है, उनके ऊपर डिसीजन मेकिंग में कोई उंगली आज तक नहीं उठाया है और नहीं कहीं करप्शन के केसेस हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं, हम पूरी गारंटी के साथ कह सकते हैं। एक आपको उदाहरण देता हूं। आज लोग कहते हैं ना, हम इतने घर बना देंगे, शीला जी भी बांटी थी। गुजरात में, मैं पिछले चुनाव की बात कर रहा हूं, इस बार नहीं, पिछले 22 लाख घर का प्रॉमिस किया गया था। मैंने पूछा था मोदी जी कहां से बना देंगे? आपको पता है, दूसरी सरकार के जब प्रचार शुरू हुआ तो 18 लाख घर बन चुके थे। क्योंकि हम उतने ही घोषणा करते हैं। ये आप जो बोल रहे हैं बड़ी बात नहीं है। क्यों नहीं प्रोक्योरमेंट में डिफेंस के हाई स्टाफ, जनरल, एडमिरल क्यों नहीं रखने चाहिए? वही जानते हैं क्या चाहिए। आपने जो सवाल उठाया, ये बोफर्स तोप, मीग, अरे हमारे साइंटिस्ट जाकर के, हमारे इंजीनियर जाकर के विदेशों में मिसाइल बना रहे हैं, सैटेलाइट बना रहे हैं, उनको हम अपॉर्चुनिटी देंगे। यहां नहीं बना सकते इतने बड़े देश में? हमने सब खो दिया है। डबल, आपने 2 पावर सेंटर की बात कही थी, ये बड़ा खतरनाक हम शुरू से उठा रहे हैं। आप देखिए सच्चाई सामने आ रहा है। और 2 पावर सेंटर होने से, देखिए, प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होता है, किसी पार्टी का नहीं होता है। और यह संदेश आपको चला गया कि प्रधानमंत्री कमजोर है, प्रधानमंत्री का ऑफिस कमजोर है, और प्रधानमंत्री का ऑफिस जब कमजोर होगा तो दूसरे कैसे आपकी इतनी इज्जत करेंगे? पावर सेंटर तो कहीं और था। ये सबसे बड़ा खतरनाक कहना चाहता हूं, पहली बार एक खतरनाक। सर मैं जरा, आप कुछ कहे, मैं जरा एक थोड़ा सा बोल दूं सर। ये प्रश्न आपके लिए, आप ही बता देना मेरे लिए। मेरा एक प्रश्न है, हम जब यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इंतजाम किया हुआ है, खर्च किए हैं पैसे, और जब भी हम यहाँ पर आकर के बैठे हैं, अगर ये दिखा दें कि यहाँ संसद हो गई और पैसा एक भी नहीं खर्च किया और संसद हो गई, तो मेरे ख्याल में तो संसद नहीं होगी। मेरा यहाँ प्रश्न ये है कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट रहा, क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर, रिटायर हुआ, 35 साल सर्विस की। मैं आपको 100% बता रहा हूं, एग्जीबिशन नहीं लगती, कुछ भी नहीं होता, सब जेब में जाता पैसा, जितना भी जाता है। अगर ये जो सिक्योरिटी का जितना भी जो पैसा है, अगर ये पैसा उनके ऊपर खर्च किया जाए, सिक्योरिटी पर खर्च किया जाए, तो मैं 100% बता रहा हूं कि पूरी सिक्योरिटी मिल सकती है। लेकिन अगर वो जेब में ही जाएगा, वो पैसे हम ही लोग खाते रहेंगे, तो कुछ नहीं होगा। असली मुद्दा यह है कि जब तक इसको हम खत्म नहीं करेंगे, जब तक कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूं, करप्शन बड़ा मुद्दा है और इसको हम समाप्त करेंगे, करप्शन मिनिमाइज करेंगे। दो तीन सबसे बड़ा मैं कहना चाहता हूं। रामेश्वर जी ने 3 मुद्दे उठाए। 2 पावर सेंटर, बीजेपी में 2 पावर सेंटर नहीं है क्या? इनकी राजनीति नागपुर से आरएसएस द्वारा नहीं चलाई जाती? असली पावर सेंटर उनको पूछिए कि कहां है। जब अडवाणी जी को इन्होंने निष्कासित किया तो किसने बाहर किया? ठीक है, बोल लीजिए। इनकी असली 2 पावर सेंटर है और इनमें तो कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। आरएसएस को प्रश्न उठाने वाले कौन है? क्या वो चुनाव लड़ते हैं? क्या वो पब्लिक के सामने आते हैं? कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। दूसरी बात इन्होंने कही, करप्शन का मुद्दा। गुजरात में 9 वर्षों से लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हुई है। नॉट ओनली नहीं हुई है। रामेश्वर जी प्लीज, रामेश्वर जी आप जब बोल रहे थे तब मैं आपको टोक नहीं रहा था। करप्शन अगर गुजरात का आप उठा रहे हैं, रामेश्वर जी जुड़ाने लगे। आप जब बोल रहे थे तब मैं आपको टोक नहीं रहा था। करप्शन अगर गुजरात का आप उठा रहे हैं, रामेश्वर जी करप्शन जुड़ाने लगेंगे तो रामेश्वर जी जब आप बोल रहे थे तब मैं टोक नहीं रहा था। हाँ, सिक्योरिटी पर रखा नहीं, क्योंकि इन्होंने आरोप लगाए हैं। हमने कोई बिल्कुल वहाँ पे करप्शन के चार्जेस हैं। हमने क्या सिक्योरिटी पे बात कर रहे थे? यहाँ से करप्शन कम होना चाहिए। चलिए, मुझे लगता है हाउसिंग की बात करी है। गुजरात हाउसिंग बोर्ड 10 वर्ष से बंद है। सब प्राइवेट घर बने 18 लाख जब बनाने से गुजरात को। सर एक और बात, सर एक और, इसके पहले सिक्योरिटी पे मैं बोल दूं सर, इफ यू डोंट माइंड, मैं सिक्योरिटी पे बोल लूं। इनफैक्ट बजट, आप अगर लास्ट इंटरिम बजट है 10% बढ़ा है बजट, नेशनल बजट। दूसरी बात सर,
मॉडर्नाइजेशन की आपकी बात बिल्कुल सही है सर। डाउनवर्ड दिस थिंग ऑफ 9.7% एज फार एज कैपिटल एक्सपेंडिचर इज कंसर्न। 10% जो बढ़ा है ये पे और अलाउंसेज में और आपके ये 500 करोड़ को एडजस्ट करने में गया हुआ है। जो प्रोक्योरमेंट है जिससे कैपेसिटी बिल्डिंग होती है उसमें डाउनवर्ड ट्रेंड आया है 9.07%। मैं दूसरा पॉइंट सर वही कहने वाला था। द सेकेंड पॉइंट ऑल्सो फ्रॉम द बजट ओनली सर इज दैट 11,009 crores has been approved to strengthen the capacity of the Central Armed Forces. I am just reading from the budget, sir. ये आंकड़े हैं, तो मैं बना नहीं रहा हूँ। ठीक है सर, मैं भी आप कह रहे हैं, लेकिन मैं तो आपको वही बता सकता हूँ। बख्शी साहब जी करने का नजरिया अलग है। बात सुनिए, बात सारी ये है कि इस समय क्या हुआ और क्या करेंगे, इस एक चीज है। पर मैं आपको दोबारा पूछना चाहता हूँ परमेश्वर जी की हम बात कर रहे हैं अभी सिक्योरिटी की। आपको पता है सिक्योरिटी की हालत इस समय इतनी खराब हो गई है कि चाइना बॉर्डर के ऊपर अगर आर्मी तैनात है तो आपने आईटीबीपी लगाई हुई है, और आईटीबीपी को आर्मी कमांडर कहता है तो कहता है मैं एमएचए के अंडर में हूं, आपके अंडर नहीं। कश्मीर में बीएसएफ है और आर्मी है, और होम मिनिस्टर वहां जाता है कहता है ये हमारे अंडर में है, आर्मी कमांडर असहाय है। वहां चाइना हंस रहा है, वह पाकिस्तान हंस रहा है। आप बताइए जब भी आपकी गवर्नमेंट आएगी आप इसमें किस तरीके से बदलाव करेंगे, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? आपको तीनों सर्विस हेडक्वार्टर्स को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ मिलाना होगा, जैसे रेलवे मिनिस्ट्री है, और उसमें फिर आपको जो डिफेंस सेक्रेटरी होगा वो फौजी होगा, ज्वाइंट सेक्रेटरी एयर, ज्वाइंट सेक्रेटरी आर्मी फौजी होगा। क्या ये इसके लिए रेडी है? क्या ब्यूरोक्रेसी मान जाएगी? कभी नहीं मानेगी। अभी ओआरओ ओपी वन रैंक वन पेंशन के लिए अभी आप देखना वो आपको कितना नचाते हैं। पॉलिटिकल बॉडी बन के आने से एक बात है, जब तक आप ब्यूरोक्रेसी को नहीं कंट्रोल करेंगे कुछ नहीं होगा। और इसीलिए तो आप ये मान के चल रहे हैं इनकी सरकार आ रही है, ऐसा है क्या? मैं क्या इनको अभी बता रहा हूं नहीं आ रही है, चिंता मत करिएगा। दीपक जी, बख्शी साहब आपकी बात से मैं दीपक जी ऑलरेडी आधा प्रोसेस कर सकते हैं आरोप। बिल्कुल नहीं आ रही इनकी सरकार, उसकी चिंता मत करिएगा। अगर मैं बताता हूं, अगर इनकी सरकार आए या ना आए तो आप होंगे, क्या आप रेडी हैं इसके लिए? अभी तक तो नहीं किया। बिल्कुल सर, साल से नहीं किया। मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपको रिस्पॉन्सिव बताऊं तो अब तक क्या किया है? नहीं, आपको बता दूं, ये सारी बीमारी स्टार्ट हुई थी 55 में, जब प्राइम मिनिस्टर नेहरू को किसी ने कह दिया था कि आपकी फौज जो है ये कूक कर सकती है, जैसे थाईलैंड में, कंबोडिया में, पाकिस्तान में, बर्मा में हो गया है। आप इनको नीचे करना शुरू करिए ऑर्डर ऑफ प्रोटोकॉल में, और तभी ये आपका ये पिछले 26 जनवरी को वो जो चर्चाएं निकली थी, आगरे से जखीरा आ रहा है, सिरसा से जखीरा आ रहा है, जैसे बहादुर शाह जफर के लिए मेरठ से चला आ रहा था। ये सारी ये सपनों की बातें जो हैं, ये जो मन में डाली गई हैं, ये ब्यूरोक्रेसी के थ्रू डाली गई हैं। तो इसमें कसूर किसका है आपको पता होना चाहिए। क्या आप चेंज करेंगे? क्या आप चेंज करेंगे? बख्शी साहब की बात से मैं 100% एग्री करता हूं। क्लोजिंग कमेंट दोनों का 2-2 मिनट। यही ब्यूरोक्रेसी जब स्ट्रांग लीडरशिप आता है ना तो वो लाइन पर आ जाती है, उसको हिम्मत नहीं पड़ती है। आप कह रहे हैं डिफेंस की बात, स्टेट्स में भी यही होता है बख्शी साहब। डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा अगर हैम्पर का कोई काम करता है तो ब्यूरोक्रेसी करती है, क्योंकि लीडर कमजोर होता है। अगर लीडर मजबूत होगा तो वही भी आप जो कहे, हमने तो लाइन पे रोड्स की भी बात कही, आप तो रेलवे की कही, हमने रोड्स की भी की है उसमें, हम अपने इसमें, और एक करेंगे। हमें भी इन सबका अंदाजा है। हम डिफेंस एक्सपर्ट से पहले बहुत दिनों से बात कर रहे हैं, कोई एक से नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिफेंस के इतने लोग ज्वाइन किए, 2-4 लोग चुनाव लड़ रहे हैं ना, इतने लोग ज्वाइन किए हैं कि उनकी मीटिंग होती है, पूरे जोशी जी और मोदी जी और राजनाथ जी के साथ बैठ करके मीटिंग हुई और सारे पॉइंट्स निकाले गए, ये करना है तो करना है। आखिर वो देश के लिए तो हमें बता रहे हैं, अपने लिए तो नहीं बता रहे हैं। इसीलिए डिफेंस के लिए जितना करना है वो करेंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि नेशन फर्स्ट, नेशन रहेगा। पॉलिटिकल पार्टी तो सेकंड आती है। पॉलिटिकल पार्टी क्या है? नेशन नहीं रहेगा तो पॉलिटिकल पार्टी क्या कर लेंगे आप? हम तो लास्ट में आते हैं साहब, कोई भी नेता बन सकता है, लेकिन देश तो बचा रहे। इसीलिए देश को कौन सुरक्षित रखेगा? उस दिन जब लड़ाई होती है तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ब्यूरोक्रेसी करती है, लड़ने कौन जाता है? जनरल के नेतृत्व में लड़ाई होती है, उस समय सरकार में को ब्यूरोक्रेट को दोष नहीं, सेक्रेटरी को दोष नहीं दिया जाता है, उस समय दोष दिया जाता है डिफेंस वाले को। इसलिए मैं मानता हूं कि डिफेंस जितना भी मजबूत हो उतना देश के हित में है, और इस सारी चीजों को हम करेंगे। दीपक जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले 10 वर्षों में जितने ठोस कदम हमने उठाए हैं, कांग्रेस की पार्टी के यूपीए सरकार ने उठाए हैं, उसके नतीजे, उसके आंकड़े, उसके रिजल्ट हमें बिल्कुल जग जाहिर हैं।
चाहे हमारे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में जितने केसेस कम हुए हैं, चाहे इन्फिल्ट्रेशन में कितने कम हुए हैं केसेस, चाहे हमारा ट्रेड बढ़ा हो चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, चाहे पाकिस्तान को हमने मजबूर किया हो ये मानने के लिए पहली बार इतिहास में कि उनकी जमीन पर आतंकवाद हो रहा है, ये सब हमारे कदम से हुआ है। चाहे हमने एनआईए एस्टेब्लिश किया हो, एनएसजी हो, एनएसजी के अलग अलग ब्रांचेज हर देश में अलग अलग जगह किया हो, चाहे हमने नेट ग्रिड बनाया हो, चाहे हमने वन रैंक वन पेंशन किया हो, हम बोलते हैं वो करते हैं। हम ज्यादा बोलते नहीं हैं, लेकिन जितना बोलते हैं उतना करके दिखाते हैं। ये हमारी ये हमारी नीति है, ये हमारे काम है। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपसे, ये जो मनगढ़ंत जो कहानियां जो बख्शी साहब ने बोला जो कू की चली थी, तो आपकी सरकार ने इसके ऊपर इंक्वायरी क्यों नहीं बिठाई, और जो इसको स्पिन करा जिसने उनको पकड़ा क्यों नहीं? क्योंकि ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जो मेरे साथी जो अभी भी सेना में हैं, इनको बहुत अंदर से बहुत बुरा लगा जब ये चीज उखड़ के आई, जब वो चीज निकल के आई, अंदर से डीपली हर्ट हुई है पूरी सेना। तो आपने उस पर मरहम लगाने के लिए आपने क्या किया? क्या आपने कोई इंक्वायरी करी? मैं आपको जवाब देता हूं सर। ये अगर आपको याद होगा कि ये इश्यू केवल शायद 2 या 3 दिन मैक्सिमम चला था, वो कैसे दब गया था? क्योंकि सरकार ने कदम उठाए, लेकिन ये उचित नहीं है, ये गलत है, तो इसको तुरंत काबू कर लिया था ना सर। इस कार काफी साल तक रहेगा। नो डिस्कशन, नो ये इशू चल ही नहीं थी और आपकी बात सही है, हमने तुरंत इस पे कदम उठा के तुरंत इसको सप्रेस कर दिया था। ये इशू ज्यादा चला नहीं था। दीपक जी, एक लाइन में मैं कहना चाहता हूं कि हम उस दिन डिफेंस को मजबूत मानेंगे जब अमेरिका के फाइटर प्लेन पर लिखा होगा मेड इन इंडिया, और मीग पर लिखा होगा मेड इन इंडिया, और रसा के पनडुब्बी पर लिखा होगा मेड इन इंडिया, तब हिंदुस्तान की डिफेंस मजबूत होगी। वीके सिंह ने जो चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री को, दैट लेटर वाज लीक्ड बाय जॉइंट सेक्रेटरी लेडी ऑफ स्टेट, क्या उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया आपने? सर, नो पर्सनल थिंग सर, नो इट इज नॉट पर्सनल थिंग, नो पर्सनल थिंग। इट इज नॉट ए पर्सनल थिंग मिस्टर चौरसिया, इट्स नॉट ए पर्सनल थिंग। इट वाज ए लेटर, ऑफिशियल लेटर का नाम ले रहे हैं, मैं इसीलिए बोल रहा हूं। न्यूज़पेपर में आया चौरसिया जी, न्यूज़पेपर में आया ये तो न्यूज़पेपर में मीडिया मुझे यही रोकना पड़ेगा। अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है। उम्मीद मतलब होता अच्छा ये कि हम इस पर घंटों और घंटों बहस कर सकते हैं, लेकिन वक्त की कमी है। हमारी संसद में आंतरिक और बाहरी सुरक्षा पर इस एपिसोड में इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।